आज मैं बात कर रहा हूँ रोलिंग मोशन की। कोई बॉडी जो है रोल कैसे करती है। जैसे मान लीजिए कि एक स्फीयर है और यहाँ पे ये एक सरफेस है, तो सरफेस कैसा होना चाहिए? रफ होना चाहिए। तो जैसे रोल करने की बात आएगी तो यहाँ पर एक ऐसे क्या लगेगा? फ्रिक्शन लगेगा, और यही फ्रिक्शन फोर्स एलोंग द टेंजेंट हमेशा वर्क करेगा। तो उसके वजह से ऐसे ये क्या करेगी? घूमेगी ओमेगा से, और इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो जाएगा आपको वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, मतलब कि एक आपको टॉर्क लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर फ्रिक्शन जो फोर्स है, दिस इज फ्रिक्शन फोर्स, दिस इज फ्रिक्शन फोर्स, और ये क्या लगा रहा है? इसके अबाउट टॉर्क लगा रहा है। देखिए 90 टॉर्क। तो फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग, फ्रिक्शन फोर्स एक्ट टॉर्क लगा रहा है। सो बॉडी रोल, इसीलिए जो बॉडी है वो क्या कर रही है? रोलिंग कर रही है। अगर सरफेस स्मूथ होता है ना, तो वो फ्रिक्शन नहीं लगता, और जब फ्रिक्शन नहीं लगता तो बॉडी क्या करती? रोलिंग नहीं करती। ये बात का ध्यान रखना होगा आपको कि रोलिंग का मतलब है कि इसका सर्कुलर पाथ में चलते रहे और सेंटर में क्या करे? आगे बढ़ते रहे। जैसे कि साइकिल का चक्का है, जब आप पैडल लगाते हैं, जब साइकिल में पैडल मारते हैं तो क्या करता है? चक्का क्या करता है? ऐसे घूमता है और उसका सेंटर ऑफ मास भी आगे की तरफ निकलता है। इस तरह की बातें हैं। यानी कहने का मतलब है कि एक एक्सटर्नल टॉर्क होनी चाहिए। फ्रिक्शन फोर्स एक्ट ऑन द रफ सरफेस। फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर क्या करेगा ना? फ्रिक्शन ऐसे रोलिंग ऑन द फ्रिक्शन नहीं लिखिए, एक्सटर्नल टॉर्क लिखिए। जो मैंने लिखा है एक्सटर्नल टॉर्क होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर अगर एक इंक्लाइन प्लेन ले लेते हैं इस तरह से ऐसे, और ये थीटा है, और यहाँ पर इस तरह से ऐसे ये रोल पर, तो इस तरह से करेगा ओमेगा, और इसका इस तरह से भागेगा क्या? VCM ऐसे। तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लग रहा है? इधर लग रहा है। यही फ्रिक्शन फोर्स एलोंग द टेंजेंट है ना, एक्ट कर रहा है एलोंग द टेंजेंट। तो इसके अबाउट क्या कर रहा है? ये घूम रहा है। कैसे बात है? जैसे मान लीजिए कि ये एक डिस्क है, और डिस्क में ये डिस्क है, और इस डिस्क में ऐसे ऐसे आप इसको रस्सी से लपेट देते हैं इस तरह से। तो रस्सी से लपेटेंगे तो सर टेंशन आ जाएगा। इसके यहाँ पर क्या लगेगा? सेंटर लगेगा mg। तो इस तरह से क्या करेगा? ये अल्फा से घूमेगा, अल्फा से घूम जाएगा। तो इसका ACM भी कहाँ लगेगा? सेंटर की तरफ लगेगा। इस तरह से ये घूमेगा ना, ऐसे घूमेगा अल्फा से, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से, और इसका सेंटर कहाँ लगेगा? सीधे डाउनवर्ड लगेगा। तो ये सभी के सभी जो है रोलिंग का कंसेप्ट है। रोलिंग का मतलब यहाँ पर ये है कि जो ये पॉइंट है, ये सभी पॉइंट सर्कुलर पाथ में मूव करनी चाहिए, है ना। जितने पॉइंट है वो सर्कुलर पाथ में मूव करनी चाहिए, और इसके सेंटर भी मूव करना चाहिए। सेंटर रुका हुआ नहीं होना चाहिए। तो ऐसा अगर बात है तो आप ऐसे कहेंगे इसको कि रोलिंग मोशन में ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों होनी चाहिए, है ना। रोलिंग मोशन यानी V जो रोलिंग है उसमें क्या लिखेंगे आप? V ट्रांसलेशनल प्लस V रोटेशनल। तो ट्रांसलेशनल में क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है, और रोटेशनल में क्या होता है? R इंटू ओमेगा होता है। R इंटू क्या होता है भाई? ओमेगा। दोनों का कॉम्बाइंड कंडीशन है, दोनों का कॉम्बाइंड मोशन है, ऐसे कहेंगे ट्रांसलेशनल में और रोटेशनल में। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि इस तरह का है, इस तरह से, और इस पे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, कोई स्फीयर है,
और ये सरफेस क्या है, स्मूथ है, तो इसकी वेलोसिटी इधर, इसकी वेलोसिटी इधर, इसकी वेलोसिटी इधर, इसकी भी वेलोसिटी यहाँ सेंटर ऑफ मास है, इसकी वेलोसिटी इधर, सबकी वेलोसिटी, सभी पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो इस तरह से है, सभी पॉइंट की वेलोसिटी भी है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशनल, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वेलोसिटी के जो डायरेक्शन है वो किसी भी पॉइंट पर चेंज नहीं कर रही है, ट्रांसलेशनल मोशन हो गया। जैसे ये इंक्लाइन प्लेन है और यहाँ पर कोई एक एम मास का इस तरह से ब्लॉक है, तो इस पे जितने भी पॉइंट है सभी का वेलोसिटी एक है, देख रहे हैं, सभी का वेलोसिटी क्या है, एक है, v v v। तो ये हो गया ट्रांसलेशनल। रोटेशनल में क्या हम लोग लिखते हैं, रोटेशनल में है कि इस तरह से कोई बॉडी है और यहाँ पर एक फिक्स कर दिया हुआ है, यहाँ पर वेलोसिटी इधर है, यहाँ पर वेलोसिटी इधर, यहाँ पर वेलोसिटी इधर, यहाँ पर वेलोसिटी इधर है, और इसका जो VCM है ना, VCM वो क्या होगा, 0। ये सब V है, ये सब के सब V है, लेकिन ये वाली V नहीं है, ये वाली V नहीं है, ये थोड़ा चेंज हो जाएगी और सेंटर पर वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, रोटेशनल मोशन। मतलब कि उसका VCM क्या हो, 0 हो, VCM इज इक्वल टू 0। इसका नाम दिए हैं रोटेशनल, रोटेशनल नाम दिया है। अब ये है आपको रोलिंग, रोल कर रही है, डिस्क है, इस तरह से है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। ये है VCM, ये है V1, ये है V2, ये है V3, ये है V4। इसमें जो V1 है वो V2 के बराबर नहीं है, पहली बात। अब V2 जो है वो V3 के बराबर नहीं है, और V3 जो है V4 के बराबर नहीं है। इस तरह से है। VCM इजिकल टू क्या है, VCM इजिकल टू जो है वो है R इंटू ओमेगा। इसको हम लोग लिखते हैं प्योर रोलिंग, VCM इजिकल टू R ओमेगा। जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है उसको हम लोग लिखते हैं R ओमेगा। तो रोलिंग में क्या है कि VCM भी होगा और प्रत्येक पॉइंट का भी वेलोसिटी होगा। VCM इसका क्या है, सेंटर से चल रही है और हर पॉइंट पे वेलोसिटी होगी। और ख़ास बात ये होगी कि हर पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी उनकी डायरेक्शन अलग होगी, मैग्नीट्यूड भी अलग होगी। लेकिन इसकी और इसकी मैग्नीट्यूड सेम होगी, डायरेक्शन क्या होगी, अलग होगी। इसीलिए मैंने लिखा है कि किसी का वेलोसिटी बराबर नहीं होती, सबकी वेलोसिटी क्या होती है, अपनी अलग अलग होती है। ओके, तो ये है आपको भी बेसिक कंसेप्ट रोलिंग का। रोलिंग का हम लोग 2 वीडियो बनाएंगे, है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है रोलिंग। तो अब इसमें है कि जैसे आपको इस तरह से क्वेश्चन आता है कि भाई आप डिस्प्लेसमेंट निकालो। जैसे मान लीजिए कि इस तरह से कोई एक बॉडी है, सॉलिड बॉडी है, और ये यहाँ चली गई। कैसे गई है, ये रोल करते हुए गई है, आपको पता है, ऐसे रोल करते हुए यहाँ चली गई। जो पॉइंट यहाँ था वो पॉइंट कहाँ चला गया, यहाँ आ गया। पहले P इनिशियल यहाँ था और ये P फाइनल हो गया। तो सवाल ये है कि आपको बताना है कि कितना डिस्टेंस कवर किया। तो ये सेंटर है, या समझिए ये सेंटर है और ये सेंटर है। ओके, तो ये पॉइंट अभी फिलहाल, ये पॉइंट फिलहाल यहाँ है, तो यहाँ गई और फिर यहाँ चली गई, तब तो यहाँ गई है। तो इस पॉइंट को हम सीधे मिलाएंगे ऐसे, तो ई हो जाएगा हमको डिस्प्लेसमेंट। समझ में ये आएगा डिस्प्लेसमेंट। ओके, और ई हो गया आपको 2r। समझ में आया। और ये वाला कितना होगा पता है,
यहाँ से यहाँ जब डिस्टेंस कवर किया है तो पाई आर बाई 2, और जब यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कवर किया है तो इसका नाम है पाई और आर। ये समझ में आया आपको? तो जो डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स कैप, वो क्या हो गया? पाई आर और आई कैप लिख सकते हैं, नो डाउट। और फिर डेल्टा जो वाई है वो क्या लिखेंगे? 2r, और इसको लिखेंगे जे कैप। तो जो डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट, वो हो गया आपको अंडर रूट पाई आर इसका स्क्वायर प्लस 2r इसका स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आर अंडर रूट पाई का स्क्वायर प्लस 4। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब इसी में कहा जाए कि ये एंगल थीटा है तो कितना होगा बच्चों? tan थीटा इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपन डेल्टा एक्स। तो tan जो थीटा होगा वो डेल्टा वाई का मतलब होगा 2r, यहाँ पर हो गया पाई आर। तो r से r कट जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू जो मिलेगा वो मिलेगा tan इनवर्स 2 बटे कितना? पाई। ये समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? 2 बटे क्या मिल रहा है? पाई। डेल्टा आर इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 बाई पाई, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह के सवाल आते हैं जो डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड होते हैं, जिसको डिस्प्लेसमेंट हम लोग कैलकुलेट करने की बात करते हैं। ओके, अब प्योर रोलिंग में अगर हम देखें तो कंप्लीट एक रिवोल्यूशन अगर वो चलता है, एक राउंड की हम बात करें कि एक रिवोल्यूशन को कंप्लीट करें, तो किस तरह की बातें होगी? प्योर रोलिंग, ये एक स्फीयर है, उसके बाद ये यहाँ आ गया स्फीयर, उसके बाद ये यहाँ आ गया, फिर ये यहाँ आ गया, और फिर ये यहाँ आ गया। ओके, तो पहले जो स्फीयर था वो यहाँ था, ये पॉइंट यहाँ चली आई, फिर ये पॉइंट यहाँ आ गई, और फिर ये पॉइंट यहाँ, और फिर ये वहाँ आ गया, है ना? तो इसको अगर हम मिलाएं इस पॉइंट को तो ऐसे मिला सकते हैं, बिल्कुल। और ये चली गई ऐसे, है ना? ये पॉइंट यहाँ है। ओके, इसकी रेडियस जो है r है, और इस तरह से क्या कर रही है? ये सब के सब चल रही है, और इन सभी का जो सेंटर है, वो सेंटर ऐसे मोशन है ना? तो प्योर रोलिंग में ये कितना हो जाएगा? s इज इक्वल टू 2 पाई आर, ऐसे लिखेंगे। इस तरह से प्योर रोलिंग की बात करते हैं। अब प्योर रोलिंग में अगर हम बात करें कि अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें, काइनेटिक एनर्जी, इसी को लिख सकते हैं ई रोलिंग। बहुत पूछता है, तो इसमें क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल होगा प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल भी होगा। तो ई जो रोलिंग है, ई रोलिंग, वो लिखेंगे 1/2 m VCM इसका स्क्वायर प्लस 1/2 I इंटू ओमेगा का स्क्वायर। 1/2 m VCM का स्क्वायर प्लस 1/2 I इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या? VCM इज इक्वल टू R इंटू ओमेगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू लिखेंगे क्या? VCM डिवाइडेड बटे R, ऐसे लिख सकते हैं। तो ई जो रोलिंग होगा उसको क्या लिखेंगे? 1/2 m VCM इसका स्क्वायर प्लस 1/2 I इंटू ओमेगा के बदले क्या लिख देंगे? ओमेगा के बदले लिखेंगे VCM इसका स्क्वायर डिवाइडेड बटे R स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं। एंड I इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं m के स्क्वायर, जिसको रेडियस ऑफ गायरेशन बोलते थे ना। I इज इक्वल टू किसी भी बॉडी के लिए अगर इस रूप में लिखते हैं तो K फॉर रेडियस ऑफ गायरेशन,
रेडियस ऑफ गायरेशन, के फॉर रेडियस ऑफ गायरेशन हम लोग वर्ड लिखते हैं। तो कोई भी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी, वो इसी रूप में आप लिखेंगे, इसी फॉर्मेट में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? ई रोलिंग इज इक्वल टू 1/2 mVcm इसका स्क्वायर प्लस 1/2 mk का स्क्वायर Vcm इसका स्क्वायर डिवाइडेड बटे r का स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 mVcm इसका स्क्वायर, यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 + k स्क्वायर डिवाइडेड बटे क्या r का स्क्वायर। ई रोटेशनल जो है 1/2 mVcm का स्क्वायर 1 + k का स्क्वायर बटे r स्क्वायर। अगर रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म में दिया है तब, अगर नहीं दिया होगा तो क्या लिखेंगे? ई रोटेशनल इज इक्वल टू डायरेक्ट लिखेंगे 1/2 mVcm का स्क्वायर। अगर रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म में नहीं दिया रहेगा तो ऐसे लिखेंगे Vcm इसका स्क्वायर, फिर क्या लिखेंगे m + i बटे r का स्क्वायर, ऐसे लिख देंगे i बटे r का स्क्वायर। इस फॉर्मेट में लिखेंगे आप। तो कई बार क्वेश्चन आपको नीट में पूछा है, नीट में क्वेश्चन पूछता है कि भाई वर्क डन निकालिए। अगर वर्क डन पूछता है तो आप ऐसे निकालेंगे, वर्क डन लिखिए या W लिखिए, वर्क डन लिखिए या रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी लिखिए। तो लिखेंगे क्या 1/2 mVcm का स्क्वायर प्लस 1/2 i इंटू ओमेगा का स्क्वायर, ऐसे आप लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट? ओके। इसी तरह से आप लिखेंगे एंगुलर मोमेंटम रोलिंग में। तो L रोलिंग इज इक्वल टू L ट्रांसलेशनल का लिखिए प्लस L किसका लिखिए? रोटेशनल का लिखिए। तो L ट्रांसलेशनल का लिखिएगा तो R परपेंडिकुलर इंटू P प्लस I इंटू ओमेगा। तो R परपेंडिकुलर तो कैपिटल R, P का मतलब हुआ M इंटू Vcm प्लस I, यहाँ पर क्या हो गया Vcm बटे R, प्योर रोलिंग के लिए। ओके। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या L रोलिंग इज इक्वल टू Vcm, यहाँ पर लिखेंगे क्या Vcm और क्या लिखेंगे R इंटू M प्लस I डिवाइडेड बटे क्या हो गया R हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया L रोलिंग इज इक्वल टू Vcm और R को कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर R भी कॉमन ले सकते हैं, तो M + I बटे R का स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई डिस्क है और वो क्या कर रही है, रोल कर रही है, रफ सरफेस पे ही रोल करेगी ना, रोल कर रही है रफ सरफेस पे, तो हम चाहते हैं कि उसके लिए एंगुलर मोमेंटम का इक्वेशन लिखते हैं। अगर कोई डिस्क है और वो रोल कर रही है रफ सरफेस पे, तो हम चाहते हैं कि उसके लिए ऐसे Vcm है ना, ओमेगा इस तरह चल रही है। तो इसके लिए लिखते हैं हम लोग रोलिंग का एंगुलर मोमेंटम। तो एक तो हो गया Vcm इंटू M, P हो गया, और R परपेंडिकुलर क्या होगा, कैपिटल R ही ना होगा, ये कैपिटल R है, अब प्लस I इंटू ओमेगा। तो M R Vcm प्लस M R का स्क्वायर डिवाइडेड बटे 2 इंटू Vcm डिवाइडेड बटे R, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर मिलेगा M R Vcm प्लस
यहाँ पर मिलेगा एम आर VCM डिवाइडेड बटे कितना 2, तो यहाँ पर हो जाएगा आपको 3 डिवाइडेड बटे 2 MR VCM, ये रिजल्ट होगा एल रोलिंग। तो एल रोलिंग का ये रिजल्ट हुआ। एंगुलर मोमेंटम, अगर डिस्क का ही अब अगर आप लिखना चाहते हैं काइनेटिक एनर्जी तो कैसे लिखेंगे? डिस्क का अगर काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहते हैं तो ई रोलिंग, तो आपको लिखना होगा 1/2 M VCM इसका स्क्वायर प्लस 1/2 I इंटू ओमेगा का स्क्वायर। तो कन्वर्ट करेंगे, क्वेश्चन में ये देखेंगे कि इसमें ओमेगा दिया है या VCM। अगर VCM दिया है तो ओमेगा को कन्वर्ट करेंगे, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या 1/2 M VCM इसका स्क्वायर प्लस 1/2 I MR स्क्वायर डिवाइडेड बटे 2 इंटू VCM का स्क्वायर डिवाइडेड बटे R का स्क्वायर। तो ये और ये कैंसिल हो गया, ओके। तो यहाँ पर क्या मिलेगा 1/2 M VCM इसका स्क्वायर प्लस 1/4 M VCM और इसका स्क्वायर। तो यहाँ पर जो वैल्यूज होगी इसको सोल्व करेंगे तो 1/2 M VCM इसका स्क्वायर बाहर आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 1 + 1/2। तो इसको लिखेंगे आप 3/4 M VCM इसका स्क्वायर। कोई डाउट? यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो रोलिंग में हम लोग इसी तरह की बातें करते हैं, है ना। अब इसमें है कि इसे एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने की बात आई इस तरह के सवाल में। कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन, कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन, जैसे कहने का मतलब है कि इस तरह से एक बॉडी है, ये स्फीयर हो सकती है, रिंग हो सकती है, डिस्क हो सकती है, कुछ भी। तो यहाँ पर क्या किए हैं कि इसमें हम स्ट्रिंग को बहुत बार क्या किए हैं, लपेटे हुए हैं इस तरह से, इस तरह से। और यहाँ पर क्या हो गया, टेंशन आ गया, यहाँ पर टेंशन। और यहाँ पर क्या हो गया, इस तरह से ये अल्फा, और इसका ये क्या हो रहा है ACM, ये एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, इस तरह से घूम रहा है, ओके। अब इसमें देखना है कि इसमें घुमाव तो हो रही है, तो टॉर्क कौन लगा रहा है ये देखना होगा। तो टॉर्क कौन लगा रहा है, ये रस्सी लगा रही है, ये देखिए ये R है, ये 90 डिग्री है, तो इसी के अबाउट ऐसे ऐसे ये घुमा रही है। कौन घुमा रही है, रस्सी। ऐसे टेंशन ऐसे लगा तो खट से ऐसे क्या करती है, रोल करके ऐसे ऐसे घुमा, और उसका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड के डायरेक्शन में आ गया, है ना भाई। along the tangent वर्क किया, along the tangent, along the tangent ऐसे, तो खट से ऐसे घुमा और यूँ घूमते हुए डाउन की तरफ आ गया। इसको हम लोग बोलते हैं रोल कर रहा है। तो इक्वेशन कैसा लिखेंगे, तो पहले तो लिख लेते हैं फोर्स का इक्वेशन। तो पहले लिखते हैं फोर्स का इक्वेशन, फिर टॉर्क का इक्वेशन लिखेंगे। तो अगर हम फोर्स का इक्वेशन लिखें तो T - mg, क्योंकि इधर mg लग रही है ना, और टेंशन कहाँ लग रही है, ऊपर। तो T - mg = MACM, ऐसे है, क्लियर, ओके। तो अब यहाँ पर क्या है कि टाउ = क्या है, I × अल्फा, एक तो हो गया। दूसरा हुआ टाउ बराबर R × क्या हो गया, R परपेंडिकुलर × F। तो टाउ = हो गया कैपिटल R × T। तो इसको दोनों को इक्वल करेंगे, दोनों टॉर्क को। तो दोनों टॉर्क को जब इक्वल करेंगे तो मिलेगा क्या, I × अल्फा और R × T। तो T = जो लिखेंगे वो लिखेंगे I × अल्फा डिवाइडेड बटे I × अल्फा डिवाइडेड बटे R, ऐसे लिखेंगे। अब इस T का वैल्यू, एक मिनट, यहाँ पर mg बड़ा है, ACM किधर है, ACM इधर ना है, ACM इसका इधर है, तो mg बड़ा है ना, mg - T ऐसे लिखेंगे, है ना, mg - T।
तो इसको मान ले हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको एक लाइन और लिखते हैं। ए इज इक्वल टू जो होता था आर इंटू अल्फा, याद है? तो अल्फा इज इक्वल टू ए बटे आर। अब इस अल्फा को यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो टी बराबर आई ए डिवाइडेड बटे आर का स्क्वायर। अब इसमें क्या करते हैं कि फर्स्ट और सेकंड से, दोनों से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से बात करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, एम जी माइनस आई ए डिवाइडेड बटे आर का स्क्वायर इज इक्वल टू एम ए सी एम। ये भी सब सी एम ही है, ये भी एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ही है सब, है ना, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास यहाँ पर। तो ये हो गया आपको ए सी एम। तो एम जी इज इक्वल टू आई बटे आर का स्क्वायर प्लस एम, और इसमें क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखेंगे। एम जी इज इक्वल टू आई बटे आर का स्क्वायर प्लस स्मॉल एम, मतलब कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मैंने लिखा है, कोई डाउट नहीं। तो अब यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का जो फार्मूला बनेगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये होगा क्या, एम जी डिवाइडेड बटे आई बटे आर का स्क्वायर प्लस स्मॉल एम, इस तरह से बनेगा। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू एम जी बटे आई बटे आर स्क्वायर प्लस एम। अब इसमें क्या करना है, अब यहाँ पर क्या करते हैं कि फॉर डिस्क के लिए अगर बात करें, फॉर डिस्क, तो आई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बटे 2। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, ए सी एम इज इक्वल टू एम जी डिवाइडेड बटे एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बटे 2 इंटू आर का स्क्वायर प्लस एम। यहाँ पर हो गया इस तरह से। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, ए सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू एम इंटू जी डिवाइडेड बटे एम बटे 2 प्लस एम। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एम इंटू जी डिवाइडेड बटे 2, 3 हो जाएगा, 3m डिवाइडेड बटे 2, ये कट जाएगा। तो यहाँ पर मिलेगा आपको 2g बटे 3 मिलेगा। और क्या हुआ, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, एसीएम इसको बोलते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 2g बटे 3, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 2g बटे 3, ये वैल्यूज आ गया। अब इस पे क्या है कि हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे डिफरेंट है ना कंडीशन में वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऑफ रोलिंग बॉडी, वेलोसिटी ऑफ रोलिंग बॉडी ऑन इंक्लाइन प्लेन, रोलिंग बॉडी ऑन रफ इंक्लाइन प्लेन। वेलोसिटी ऑफ रोलिंग बॉडी ऑन रफ इंक्लाइन प्लेन, जैसे कि एक इंक्लाइन प्लेन है ऐसे, और ये कितनी है, थीटा, ओके। और यहाँ से कोई बॉडी ऐसे रोल कर रही है, फ्रिक्शन कहाँ लग रहा होगा, इधर लग रहा होगा, ओके। नॉर्मल इधर, हालांकि नॉर्मल हमको दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, है ना, ज़रूरत पड़ेगी तो दिखाई जाएगी, हटाइए इसको। इसमें ऐसे ही रोल कर रही है, हमको वेलोसिटी चाहिए, तो ये VCM है और ये क्या है, ओमेगा है। इस जगह को मान लेते हैं B, इस जगह को मान लेते हैं A, इसकी हाइट को मान लेते हैं H, है ना। तो क्या करते हैं कि इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। कुछ देर के बाद यहाँ आ जाएगा ये। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का अगर इस्तेमाल हम करें तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना। तो टोटल एनर्जी A इज इक्वल टू टोटल एनर्जी B, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल A, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल B।
तो काइनेटिक में इनिशियली तो रेस्ट चला होगा, ओके, तो काइनेटिक 0 हो गया, पोटेंशियल क्या रहेगा mgh, इनिशियली रेस्ट चला इसीलिए, और यहाँ पर काइनेटिक ज़्यादा है और पोटेंशियल क्या है 0। तो काइनेटिक में दो चीज़ है, एक तो है 1/2 mvcm ट्रांसलेशनल, एक है क्या रोटेशनल 1/2 I इंटू ओमेगा स्क्वायर। क्लियर? हमको निकालना है क्या वेलोसिटी, वेलोसिटी निकालना है। तो यहाँ पर लिखिए क्या mgh इक्वल टू 1/2 I इंटू m इंटू VCM का स्क्वायर प्लस 1/2 I इंटू VCM का स्क्वायर डिवाइडेड बटे कितना R का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे mgh इज इक्वल टू 1/2 VCM का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या होगा m प्लस I डिवाइडेड बटे क्या होगा R का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2mgh इज इक्वल टू VCM का स्क्वायर और m प्लस I बटे R का स्क्वायर। तो VCM इज इक्वल टू रूट अंडर 2mgh डिवाइडेड बटे m प्लस I बटे R का स्क्वायर। VCM इज इक्वल टू 2mgh, VCM इज इक्वल टू हो गया 2mgh और डिवाइडेड बटे 2m प्लस s। अब यहाँ पर अगर कोई कहे कि I बराबर हम लिखते हैं क्या m के स्क्वायर, के क्या है भाई रेडियस ऑफ गायरेशन, आपको पता है रेडियस ऑफ गायरेशन बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है कि अगर आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है तो स्पीड क्या है कम है। तो यहाँ पर नया जो वेलोसिटी का फार्मूला मिलेगा वो मिलेगा ऐसे VCM इक्वल टू VCM इज इक्वल टू हो जाएगा 2mg और h डिवाइडेड बटे m प्लस m के स्क्वायर डिवाइडेड बटे r का स्क्वायर। तो ये मिलेगा, तो यहाँ पर क्या मिलेगा 2mgh डिवाइडेड बटे m 1 प्लस k का स्क्वायर बटे कितना r का स्क्वायर। तो m से m कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा 2 और gh 1 प्लस k स्क्वायर डिवाइडेड बटे क्या हो गया r का स्क्वायर। ये हो गया क्या VCM। इस तरह से रिजल्ट आ रहा है। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, यहाँ पर मिल रहा है ये कि अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसका ज़्यादा है उसका VCM क्या है कम है, या ऐसे लिख सकते हैं जिसका k का वैल्यू ज़्यादा है उसका VCM क्या है कम है। इसमें कोई डाउट नहीं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर अब बात कर क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि सरफेस क्या है स्मूथ है, तब क्या होगा व्हेन सरफेस स्मूथ, कंपेयर करने को आता है कि व्हेन सरफेस इज स्मूथ, जैसे मान लीजिए कि ये एक स्मूथ सरफेस है, ये हो गया थीटा, ये बहुत सारे बॉडी है ना, बहुत सारे बॉडी है, तो इन सभी का वेलोसिटी क्या होगा mgh होगा, क्योंकि रोल नहीं करेगा, सरफेस क्या है स्मूथ है तो नो रोलिंग, तो रोलिंग क्या हो, नो रोलिंग जीरो हो गया। तो रोलिंग का जो काइनेटिक एनर्जी है रोटेशनल का जो है वो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, तो सिर्फ क्या हो जाएगा mgh इनिशियल एनर्जी mgh, यहाँ पर क्या होगा 1/2 m इंटू VCM का स्क्वायर। तो VCM इज इक्वल टू क्या हो गया रूट अंडर 2g और h। तो मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो सबका स्पीड क्या होगा सेम होगा। तो याद रखेंगे कि जब सरफेस स्मूथ होगा तो सभी का स्पीड क्या होगा
सेम होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि सभी का स्पीड क्या होगा भाई, सेम। तो रोलिंग का हम लोग 2 वीडियो बनाएंगे, मैंने एक वीडियो बना दिया, एक वीडियो हम लोग और बनाएंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।